गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करते हैं द हिंदू के फ्रंट पेज की। तो हमें यहाँ पे नोटिस करने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी से ये पूछा है कि आप हमें ये बताइए कि केजरीवाल का अरेस्ट करना उसी समय क्यों जरूरी था। दरअसल में हुआ क्या है ना, कि जो केजरीवाल जी का अरेस्ट किया गया, ये किया गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के एक हफ्ते के बाद। और इन्होंने जो केजरीवाल जी का केस है उसमें उन्होंने ये बोल दिया है कि अरेस्ट इसलिए किया गया था क्योंकि ऑपोजिशन को खत्म करने की यहाँ पे कोशिश थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब ये बोला है कि लाइफ एंड लिबर्टी हर पर्सन के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहां पर साथ ही साथ इन्होंने बोला है ईडी को कि आप 3 मई तक हमें ये बताइए कि केजरीवाल जी को अरेस्ट करना उसी समय इतना ज्यादा जरूरी आपके लिए क्यों बन गया था। तो 3 मई को इसके रिगार्डिंग आर्गुमेंट सुने जाएंगे एंड फिर आगे सुप्रीम कोर्ट इसके रिगार्डिंग आगे अपना डिसीजन बताएगा। दोस्तों, डेट है आज की 1 मई 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, काफी डिफिकल्ट सा नाम आपको देखने को मिलेगा, पर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा टीटीएस, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोक्सीटोपिनिया सिंड्रोम। सर ये है क्या? देखो, समझने में बहुत आसान लगेगा आपको, मैं आपको समझाता हूँ। आप लोगों ने ना ये वैक्सीन देखी होगी, इसका नाम है क्या? कोविशील्ड। आप में से ज्यादातर लोगों को शायद यही वैक्सीन लगी होगी। इनफैक्ट मैंने भी जब 2021 में ये वैक्सीन लगवाई थी ना, तो मैंने भी कोविशील्ड ही लगवाई थी। ये जो वैक्सीन है, ये बनाई गई है किसके द्वारा? एस्ट्राजेनेका एंड साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा मिलकर। बाद में इसको जो कंस्ट्रक्ट का मैसिव लेवल के ऊपर इसको बनाया गया था, वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे के है ना, आधार पूनावाला जी, उनके द्वारा यहाँ पे बनाया गया था इस पर्टिकुलर वैक्सीन को। ठीक है सर, हम सब ने लगवाई है, काफी सारे लोगों ने आप में से भी लगवाई होगी, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये मुद्दा ना, ये चलो वैक्सीन यहाँ पे इंडिया में तो लगी, इसके अलावा और भी बहुत जगह पे लगी। तो एक दरअसल में ना, ये मुद्दा गया यूके के कोर्ट के अंदर। आप पूछेंगे सर यूके के कोर्ट में क्या क्यों चला गया? एक भाई साहब हैं जिनका नाम है स्कॉट, जेम्स स्कॉट नाम है इनका। अब ये मुद्दा लेके गए यूके के कोर्ट के अंदर और इन्होंने ये बोला कि भैया, ये जो एस्ट्राजेनेका वाली कोविड-19 वैक्सीन मैंने लगवाई थी ना, इसके बाद में मेरे दिमाग के अंदर ब्लड क्लॉट बन गया। ब्लड क्लॉट का मतलब ब्लड एक तरह से रुक जाता है, ब्लड का मूवमेंट कम हो जाता है, उसकी वजह से इनके ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग वगैरह होगी। तो इन्होंने बोला कि ये वैक्सीन की वजह से था। तो कई टाइम से ना ये मुद्दा चल रहा था। अब जाकर पता क्या हुआ है, एस्ट्राजेनेका ने ये एक्सेप्ट कर लिया है। समझ रहे हो? इन्होंने बोला है कि यार हमारी वैक्सीन वैसे तो सेफ है, पर कुछ एक रेयर केसेस के अंदर इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। समझ रहे हो? बेसिकली हम सब ने जो वैक्सीन लगवाई है एस्ट्राजेनेका वाली, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि कुछ एक रेयर केसेस के अंदर कुछ एक इश्यूज आ सकते हैं कुछ कुछ लोगों के अंदर। अब आप पूछेंगे सर ऐसे क्या चीजें आ सकती हैं? इसमें इन्होंने बात करी है दो चीजों की, जिसको हम नाम जानते हैं टीटीएस के नाम से। क्या मतलब इस चीज का? इसके अंदर एक तो होता है आपके ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन। ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन की ब्लड का रुक जाना, ब्लड का एक तरह से क्लॉटिंग हो जाना। अब ब्लड क्लॉट होगा तो कहीं ना कहीं उस वजह से क्या होता है, ब्लड आपका अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा। ब्लड फ्लो नहीं कर रहा आपके कुछ एक एरियाज के अंदर, तो आपको बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कहीं ना कहीं हर चीज कहीं ना कहीं आपके साथ ब्लड के साथ ही तो कनेक्टेड है। तो ब्लड का फ्लो ना होना आपको बहुत सारे अलग अलग तरह की चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको हो सकता है हेडेक हो, ब्लड विजन हो सकता है, ब्रेथ का शॉर्टनेस हो गया, आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, चेस्ट पेन हो गया, लेग स्वेलिंग हो गया, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये तो बात होगी किसकी? ये तो बात होगी थ्रोम्बोसिस की। इसके साथ ये क्या है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये क्या है? जब आपका प्लेटलेट कम हो जाता है। तो ये दोनों मिलकर बोलते हैं इनको थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। दिस इज नोन एज टीटीएस। तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया यूके के फार्मास्यूटिकल जाइंट ने कि एक साइड इफेक्ट हो सकता है कुछ एक पेशेंट्स के अंदर। इसको ही हम वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोसिटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के नाम से भी हम जान सकते हैं। तो ये कुछ चीजें जो हमें पता होनी चाहिए थी, जैसे मैंने आपको बताया ब्लड फ्लो को इंपैक्ट कर सकता है, एंड दूसरा जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया था, इसमें प्लेटलेट का काउंट आपका कम हो सकता है। टीटीएस को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के द्वारा। एक तो है आपका टाइप 1 या टीयर 1 कह लो। ये टीयर 1 जो है ना, ये ज्यादा रिस्की है। यहाँ पर क्या होता है ना, आपके दिमाग वगैरह के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सारी फंक्शनिंग रुक सकती है। टीयर 2 जो होता है वो थोड़ा सा कम रिस्की है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड क्लॉट होता है आपकी लग्स के अंदर या लंग्स के अंदर होता है। तो ध्यान रखना, टीयर 1 ना काफी सारे यंग लोगों के अंदर होता है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा चिंता का विषय है कि जो रिस्की वाली चीज है वो कहीं ना कहीं यंग लोगों के अंदर हो रही है। राइट?
इसके साथ में अगर आप बात करें, ये भी कुछ और सिम्पटम्स देखने को मिल सकते हैं, तो इसका जो लिंकेज है ये इस तरह से हमें देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने ना इसके रिगार्डिंग पहले भी क्वेश्चन उठाए थे कि टीटीएस और कोविड-19 वैक्सीन को हो सकता है रिलेटेड हो। क्योंकि एक्चुअली आप नोटिस करो, एक जो वैक्सीन को टाइम लगता है ना उसको बनाने के अंदर, वो 5 साल, 6 साल या 10-12 साल भी आराम से लग सकते हैं, उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। पर क्योंकि देखो जब 2020-21 की बात करें तो उस टाइम सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब थी। तो बहुत ना जल्दी में हमने वैक्सीन्स बनाने की कोशिश करी ताकि लोगों को बचाया जा पाए। अब काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि आपने जल्दी में वैक्सीन बनाने के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी कर दी, और जल्दबाज़ी कर दी तो प्रॉपर टेस्ट किए नहीं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, ये सब आप लोगों ने नहीं देखा। अब ये लोगों की तरह थोड़े कंसर्न्स इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे, स्पेशली हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से टीटीएस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो आप लोग इस मुद्दे के ऊपर क्या सोचते हैं, मैं भी आपका राय जानना पसंद करूँगा, क्योंकि आप में से भी बहुत सारे लोगों ने यही वैक्सीन मोस्ट प्रोबब्ली शायद लगवाई होगी। तो आप लोग भी कमेंट्स में मुझे अपना आंसर या अपना जो भी आपका सुझाव होगा वो आप बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज यूएस स्लैम्स रशिया फॉर वीटोइंग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ऑन आउटर स्पेस ट्रीटी। पहले देखो ये समझते हैं कि आउटर स्पेस आखिर होती क्या है। देखो जब हम बात करते हैं ना 100 किलोमीटर धरती से ऊपर, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे 100 किलोमीटर, तो यहाँ पर हमें एक लाइन देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं कारमान लाइन। ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है। अब आप लोग ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते भी हो, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये अलग-अलग चीजें। पर करमान लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहीं से हम कहीं ना कहीं स्पेस को डिस्टिंग्विश करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो यहाँ से बाहर तक का पूरा जितना भी एरिया होता है आपके सी लेवल से 100 किलोमीटर बियॉन्ड का, इसको हम आउटर स्पेस के लिए हम बात कर देते हैं। ठीक है। अब नोटिस करो यार, अब धरती की जब हम बात करते हैं, अर्थ की हम बात करते हैं, तो हमने तो अपने आप को कंट्रीज में बांट लिया है कि भाई ये जगह तेरी, ये जगह मेरी, ये इस कंट्री की, ये उस कंट्री की, और उस चक्कर में हम एक दूसरे के साथ लड़ते भी रहते हैं, है कि नहीं? अब कल को ये सारी चीजें ना आउटर स्पेस के अंदर नहीं होनी चाहिए। कल को ये नहीं जाके बोलने लग जाए यूएस की भाई ये आउटर स्पेस का जगह मेरी, ये तेरी, और ऊपर से आउटर स्पेस को यहाँ पर भी हो सकता है हमने न्यूक्लियर वेपन वगैरह लगा दिए। तो ऐसे तो देखो धरती फिर हमारी बहुत ही गलत जगह चली जाएगी, है कि नहीं? तो इसके लिए हमारे पास ना 1967 के अंदर एक ट्रीटी आई जिसका नाम है आउटर स्पेस ट्रीटी 1967। ठीक है। इसका पर्पस ये था कि आपके जो मेंबर स्टेट्स होंगी वो आउटर स्पेस को यूज करेंगी, बट सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए? पीसफुल पर्पसेस के लिए। एक्टिविटीज को रेगुलेट करना आउटर स्पेस के रिगार्डिंग, उसमें मून भी आता है, बाकी सेलेस्टियल बॉडीज भी आती हैं, वो सारी इसके अंदर इंक्लूडेड है। क्या सर इंडिया इसका पार्ट है? आंसर इज यस। 1982 के अंदर इंडिया ने भी इस ट्रीटी को यहाँ पे रेटिफाई कर दिया था। तो हमें ध्यान में रखना है कि भाई न्यूक्लियर वेपन वगैरह हमें नहीं प्लेस करने वहां पे, पीसफुल यूज करना है। स्पेस डेब्रिस के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। जो भी डैमेज वगैरह होता है तो उसके लिए वो कंट्री ही रिस्पॉन्सिबल होती है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर ना एस्ट्रोनॉट्स ऐसे माने जाते हैं कि एस्ट्रोनॉट किसी कंट्री के नहीं है, वो मैन काइंड के एनवॉय हैं। तो बिल्कुल सबके लिए हम वो एक तरह से कर रहे हैं। तो आउटर स्पेस सबके लिए फ्री होगा, सारे स्टेट्स इसको यूज कर सकते हैं, और मैन काइंड के इंटरेस्ट में वो चीज होनी चाहिए, ये फोकस रहता है। मान लो कुछ डैमेज वगैरह हो गया तो वो भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रीटी के अंदर कवर्ड है, राइट? कि मान लो अगर किसी स्टेट में से कुछ ना कुछ डैमेज हो जाता है दूसरी कंट्री का, मान लो कोई स्पेस ऑब्जेक्ट नीचे गिर गया, तो उस कंट्री को यहाँ पे बियर करना पड़ेगा, उसका जो भी इफेक्ट होगा, जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंगली उन स्टेट्स की यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब रशिया ने क्या किया है? रशिया ने बेसिकली ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन था इसी आउटर स्पेस ट्रीटी के रिगार्डिंग, उसको यहाँ पे वीटो कर दिया है। अब आप जानते होंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल आपको 5 परमानेंट एंड 10 आपको नॉन परमानेंट मेंबर देखने को मिल जाएंगे। ये जो 5 परमानेंट मेंबर है, इनमें कौन आता है? एक आपका रशिया भी है, बाकी उसके अलावा चाइना, फ्रांस, यूएसए और यूनाइटेड किंगडम देखने को मिल जाएगा। और ये जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, इनके पास वीटो पावर भी होती है। तो यहाँ पे रशिया ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। बेसिकली उन्होंने इसके पैसेज को ब्लॉक कर दिया है। बाकी आप जानते होंगे, बाकी जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनको 2-2 साल के टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है, जैसे 2021-22 में भारत भी इसका पार्ट था। एंड अकॉर्डिंगली इसकी प्रेसिडेंसी रोटेट होती रहती है हर पर्टिकुलर कंट्री। ये जो 15 कंट्रीज थी, इनमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ये चीज रोटेट होती रहती है। बाकी आप जानते होंगे इसके हेडक्वार्टर्स आपको न्यूयॉर्क के अंदर देखने को मिल जाते हैं। टोटल 6 ऑर्गन्स आपको देखने को मिलते हैं यूएन के: यूएन जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आईसीजे, सेक्रेटेरिएट हो गया, एंड छठा आपका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल देखने को मिल जाता है, जिसका काम है दुनिया भर में पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज सियारा मैटर। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये डिफिकल्ट सा नाम है, क्या ये कोई जगह का नाम है? नहीं, ये जगह का नाम नहीं, ये एक शिप का नाम है। ओहो सर, ये तो शिप भी बड़ी पुरानी सी देखने को मिल रही है। हाँ जी बिल्कुल। पर भले ही शिप पुरानी है, शिप शिप की हालत बहुत खराब है, शिप के ऊपर जंग लगा पड़ा है, पर कहीं ना
ये नाम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि ये शिप की वजह से ना चाइना अपना कब्जा नहीं कर पा रहा साउथ चाइना सी के ऊपर। सर इस जंग लगे हुए शिप की वजह से नहीं कर पा रहा? हाँ जी, बिल्कुल। मैं एक्चुअली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर फ़ोकस करना, थोड़ा आप फ़ोकस आओ साउथ चाइना सी के ऊपर। अब साउथ चाइना सी की समय हम बात करते हैं ना, तो आप जानते होंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड रीजन है। चाइना की 9 डैश लाइन, बाद में 10 डैश लाइन भी अब तो निकाल रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पे ना चाइना ने पूरा एरिया ही अपने आप कैप्चर करने की कोशिश करी है। पर बाकी कंट्रीज़ भी हैं, वियतनाम है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, आपका फिलीपींस है, ताइवान है, ये भी क्लेम करते हैं कि नहीं यार ये एरिया हमारा है। और यहाँ पर मेजरली ना 3 चीज़ें, 3 आइलैंड्स आपको बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए। एक तो पैरासेल आइलैंड्स हो गया, स्प्राटली आइलैंड्स हो गया, आपके स्कार्बरा शोल हो गया। ये रीजन काफ़ी अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। अब इसी के अंदर ना यहाँ पर आपको पैरासेल के सॉरी स्प्राटली आइलैंड्स के अंदर ही यहाँ पर आपको मिस्चीफ रीफ आपको देखने को मिलती है, राइट? अब यहाँ पर इस मिस्चीफ रीफ के ऊपर ना ये फिलीपींस की एक शिप है, जो यहाँ पे पड़ी हुई है। एक्चुअल में जो शिप है ना इसको बनाया गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के ऊपर। उस टाइम के ऊपर यहाँ पे इसको वियतनाम भेजा गया था। बाद में 1976 के अंदर यूएस ने इसको ट्रांसफर कर दिया फिलीपींस को। फिर बाद में कहीं ना कहीं ये पड़ी रही स्प्राटली आइलैंड्स के ऊपर। आज के समय के ऊपर ना ये आपको मिस्चीफ रीफ के पास में देखने को मिलती है। अब क्योंकि देखो फिलीपींस ने अपनी ये शिप वहां पे रखी हुई है, ये कहीं ना कहीं उसका क्लेम बन जाता है कि ये जगह मेरी है। चाइना कहीं ना कहीं क्लेम कर रहा है कि ये मिस्चीफ रीफ वाला पूरा एरिया उसका है। तो इस वजह से बोल रहा है कि इस शिप को यहाँ से हटाना चाहिए, हटाना चाहिए। पर तब भी फिलीपींस मना कर रहा है कि हम इस शिप को यहाँ से नहीं हटाएंगे, क्योंकि जैसे ही मान लो अगर फिलीपींस इस शिप को हटाएगा ना, तो कहीं ना कहीं चाइना पूरा अपना इस रीजन के ऊपर पूरा अच्छे से कब्जा कर लेगा। एंड कहीं ना कहीं बोलेगा कि फिलीपींस का तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। समझ रहे हो इस तरह से? तो फिलीपींस ने काफी लंबे टाइम से इस शिप को यूज किया है, पर अब इसको डर है कि अगर मैंने इसको हटा दिया ना, तो कहीं ना कहीं मेरा जो क्लेम था कि ये आइलैंड मेरा है, ये रीजन मेरा है, ये पूरा खत्म हो जाएगा एंड चाइना पूरे इस रीजन के ऊपर कब्जा कर लेगा। तो ये शिप की जो अहमियत है अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो आई होप ये नाम आप समझ रखोगे कि कोई जगह का नाम नहीं, एक शिप की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। बाकी ये डिस्कशन के अंदर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का भी जिक्र आया। एंड कहीं ना कहीं आप नोटिस करोगे जो ईईजेड होता है वो 200 नॉटिकल माइल्स एक्सटेंड करता है बियॉन्ड द नेशन का टेरिटरी सी। तो जो भी यहाँ पे रिसोर्सेज वगैरह होते हैं वो कोस्टल नेशन यहाँ पे उनको यूज कर सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आर्टिकल 244A। अब ये क्या मुद्दा है? देखो पहले ना थोड़ा स्टैटिक पार्ट में आपको रिवाइज करवाता हूँ, आपका 6 शेड्यूल, फिर आएंगे आर्टिकल 244A के ऊपर, क्योंकि 6 शेड्यूल भी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो कि जब हम बात करते हैं 6 शेड्यूल की, वहां पर आपकी 4 स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग हमारे पास ये 6 शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको एडीसीज, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स देखने को मिलती है, जिनके पास अच्छी खासी पावर्स होती है। आप पूछेंगे सर किस तरह की पावर्स होती है? जैसे इनके पास लेजिस्लेटिव पावर होती है, लॉज बना सकते हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, मैरिज, इनहेरिटेंस, डिवोर्स, सोशल कस्टम्स और भी बाकी चीजों के ऊपर। कुछ जुडिशियल पावर्स भी इनके पास होती है, राइट? इसके साथ ही साथ ना इनके पास होती है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, जैसे लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना, टैक्सेस को इम्पोज करना। ये बहुत एक्सटेंसिव पावर्स इनको यहाँ पे मिली हुई है। ठीक बात है। और आप जानते भी होंगे जो एडीसीज का फॉर्मेशन होता है उसके अंदर आपको टोटल 30 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें 26 तो इलेक्ट होते हैं, प्लस 4 आपके गवर्नर साहब यहाँ पे उनको नॉमिनेट करते हैं। 5 साल के लिए जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है। नॉमिनेटेड मेंबर्स एज पर गवर्नर्स प्रेजर यहाँ पे वर्क करते हैं। बाकी गवर्नर का रोल डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, वो देखते रहते हैं कि इनका एरिया कम ज्यादा तो नहीं करना, इनके नाम तो नहीं बदलने, बाकी और चीजें कहीं ना कहीं इनका काम कैसे चल रहा है उसके लिए प्रॉपर चीजें देखनी, ये सारी 6 शेड्यूल के अंतर्गत चीजें आ जाती हैं। ठीक बात है। पर यहाँ पर आप नोटिस करोगे एक यहाँ पे आपको रीजन देखने को मिलेगा, दीपू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाला, ये जो हाईलाइटेड वाला रीजन है। ठीक है। अब ये जो रीजन है ना, यहाँ पर आपको ट्राइबल पॉपुलेशन अच्छी खासी देखने को मिलती है। और एक्चुअल में ना यहाँ पे काफी लंबी चौड़ी हिस्ट्री रही है। हिस्ट्री किस चीज की? देखो एक्चुअल में जब ना फॉर्मेशन हुआ कुछ और साथ वाली स्टेट्स का, तो उस समय इन लोगों के पास भी ये था कि हमें भी और कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी ज्यादा चाहिए। तो उस समय ना 1969 के अंदर क्या होता है, 1969 के अंदर 22nd अमेंडमेंट आता है। 22nd अमेंडमेंट के माध्यम से हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल जुड़ जाता है, आर्टिकल 244A, जो कि यहाँ पे ये देखता है। ये यहाँ पे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का स्क्रीनशॉट आपके सामने लाया है। यहाँ पे बात करी गई है कि पार्लियामेंट लॉ के माध्यम से क्या कर सकता है, असम स्टेट के अंदर एक ऑटोनोमस स्टेट बना सकता है। समझ रहे हो? वेदर होली और इन पार्ट, जहां पर आपके ट्राइबल एरियाज होंगे। तो एक्चुअल में ना जब मैं बात करता हूं आर्टिकल 244A की, ये स्पेसिफिकली डील करता है ट्राइबल एरियाज इन असम के लिए, जहां पर क्या हो सकता है, जहां पर स्टेट विद इन अ स्टेट क्रिएट करी जा सकती है। बेसिकली कहने का मतलब कि इतनी ज्यादा इनको ऑटोनॉमी दी जा सकती है, ये यहाँ पे आर्टिकल 244A यहाँ पे कहता है।
अब आप पूछेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे क्यों दिया जा रहा है इनको, या फिर इसकी बात भी क्यों हो रही है? क्योंकि देखो ये एक काफ़ी लंबा चौड़ा मुद्दा है, बहुत आपको हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर बहुत सारे वायलेंस वाले केसेस भी आपको देखने को मिले थे। तो थोड़ा-सा ऑटोनॉमी बनाने के लिए कुछ वहाँ पे लोकल लोगों की भी डिमांड थी, कुछ सेशनिस्ट डिमांड भी थी। तो उस वजह से उस सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए एंड लोगों की ऑटोनॉमी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए ऐसे आर्टिकल 244 ए की यहाँ पे बात करी गई है। अब इस बार क्या हो रहा है, देखो इलेक्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है ना? तो यहाँ पर सभी लोग बात कर रहे हैं कि इसको हम इम्प्लीमेंट करवाएँगे, इसको हम इम्प्लीमेंट करवाएँगे, जितने भी कंटेस्टिंग वहाँ के कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको ट्राइबल ग्रुप्स देखने को मिल जाएँगे, जैसे आपका कार्बी हो गया, दिमसा हो गया, हमार, कुकी हो गया, बहुत सारे इस तरह से आपको ट्राइबल ग्रुप्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगे। ठीक है, रिजर्व्ड है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 6 लेजिस्लेटिव असेंबली सेगमेंट्स यहाँ पे आते हैं। बाकी साथ ही साथ इस एरियाज 2 ऑटोनोमस काउंसिल के अंदर भी आते हैं, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल एंड नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल्स, ठीक है ना? तो 6 शेड्यूल के अंतर्गत भी इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे एडमिनिस्टर किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे आर्टिकल 244 ए के अंतर्गत पता होना चाहिए। बेसिकली यू कैन से स्टेट विद इन अ स्टेट या फिर ऑटोनोमस स्टेट की यहाँ पे बात करी गई है। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज चिथिराई फेस्टिवल। देखो ये जो अपना फेस्टिवल है ना, ये सेलिब्रेट किया जाता है मदुरई के अंदर, ठीक है, वैगी रिवर बेड के पास में। मैं आपको थोड़ा यहाँ पर समझाने की एक बार कोशिश करता हूँ। पहले यहाँ पे ये समझना कि आप देख जानते हो कि एक काम करते हैं, पहले मीनाक्षी टेम्पल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो मदुरई के अंदर ना बहुत ही फेमस टेम्पल है मदुरई मीनाक्षी टेम्पल, राइट? आप लोग में से कुछ लोग हो सकता है गए भी होंगे। मैं खुद भी 2019 में यहाँ पे विजिट किया था इस मीनाक्षी टेम्पल में। बहुत ही अच्छा यहाँ पे टेम्पल यहाँ पे बना हुआ है। तो जो गॉडेस मीनाक्षी है ना, उनको यहाँ पे ये डेडिकेटेड है। और जो गॉडेस मीनाक्षी है, ये दरअसल में ना जो माता पार्वती है, उन्हीं का ही एक रूप माना जाता है, राइट? एंड ऐसा यहाँ पे माना जाता है कि इस मंदिर से या फिर इस रीजन से क्या होता है, आपके शैवाइट्स और वैष्णवाइट्स दोनों का आपको एक यूनियन देखने को मिलता है। आप पूछेंगे सर ऐसा कैसे? देखो जो गॉडेस मीनाक्षी है, उनके भाई का कौन है? लॉर्ड कलागजर, जो कि विष्णु भगवान के ही एक अवतार माने जाते हैं, ठीक है? और गॉडेस मीनाक्षी की शादी किसके साथ हुई है? वो तो भगवान शिव के साथ हुई है। समझे इस बात को? तो ये जो एक्चुअली फेस्टिवल है ना, ये लॉर्ड सुंदरेश्वर, जो कि लॉर्ड शिवा का ही रूप है, एंड गॉडेस मीनाक्षी, इनके बीच में एक यूनियन है। और गॉडेस मीनाक्षी क्या है? लॉर्ड विष्णु की बहन है। तो इस तरह से शैवाइट्स के लिए भी, वैष्णवाइट्स के लिए भी ये फेस्टिवल अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस फेस्टिवल को और नामों से भी जाना जाता है। चिथिराई थिरुविजा हो गया, मीनाक्षी थिरु कल्याणम हो गया, मीनाक्षी कल्याणम हो गया, जो कि अप्रैल के मंथ में या फिर तमिल मंथ चिथिराई के फेस्ट मंथ में यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर इस फेस्टिवल के अंदर ना एक फ्लैग और एक फ्लैग पोल, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे ना, ये है आपके सामने फ्लैग एंड फ्लैग पोल आपको देखने को मिल जाएगा। एक्चुअल में इनके नाम भी है, यहाँ पर आप नोटिस करोगे, जो फ्लैग पोल है उसको बोलते हैं कोडीमरम, ठीक है? ये जो फ्लैग पोल है इसको बोलते हैं कोडीमरम, और जो फ्लैग है ऊपर, इसको बोला जाता है क्या? कोडी येतरम के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया मदुरई के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब आपको ध्यान में रखना है कि जब हम बात करते हैं ना मीनाक्षी टेम्पल की, तो दरअसल में इसका जो बनाया गया था, ये आपको गॉडेस मीनाक्षी के लिए डेडिकेटेड है, प्लस आपके जो पांड्यन किंग्स है ना, उनके द्वारा यहाँ पे बनाया गया। जो आपके पांड्यन एम्परर थे कुलशेखरन, इन्होंने 12वीं और 13वीं सदी के अंदर इसको यहाँ पे बनाया था। बाद में अगर आप नोटिस करोगे, जो दिल्ली सल्तनत के टाइम के ऊपर मलिक कफूर थे, वो भी यहाँ पर आए थे, एंड उन्होंने इसको यहाँ पे टेम्पल को प्लंडर भी किया था। फिर बाद में आगे जाके बहुत सारे टेम्पल्स, बहुत सारे लीडर्स के द्वारा इसको यहाँ पे ठीक किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल विजयनगर अंपायर ने भी यहाँ पे थोड़ी कंस्ट्रक्शन के अंदर मदद करी। फिर अकॉर्डिंगली जाके हिंदू नायका डिनेस्टी ने भी इसको यहाँ पे अकॉर्डिंगली एक्सपेंड किया। तो इस तरह से आपका ये मीनाक्षी टेम्पल हमें आज के समय देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो आपकी वैगई रिवर है ना, वो यहाँ से फ्लो करके जाती है। ये यहाँ पे आप इस मैप में देखिएगा, ये रही आपकी मदुरई से पास होती हुई ये वैगई रिवर, ठीक है ना? तो ये वैगई रिवर की आपको पता होना चाहिए, ये वरुशनाथ हिल्स ऑफ वेस्टर्न तमिलनाडु से यहाँ पे राइज करती है, एंड इस तरह से फ्लो करती करती है पाक स्टेट के अंदर फ्लो कर जाती है। बाकी इसकी भी काफी इंपॉर्टेंट कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे सिरुलेर हो गया, थेनियर हो गया, वर्षा नदी हो गया, मंगलार हो गया, ये सारी चीजें। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस परफॉर्म किया जाता है, जिसको हम नाम से जानते हैं कोलट्टम डांस। क्या डांस का नाम है? कोलट्टम डांस। अब डांस से आप पिक्चर से समझ ही पा रहे होंगे कि ये जो डांस है, ये सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही परफॉर्म करती हैं। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर आप नोटिस करोगे, ये स्टिक्स का यूज कर रही हैं। ये आप नोटिस कर रहे हो, स्टिक्स का यूज कर रही हैं। इसीलिए इस डांस को, जो कोलट्टम डांस की मैं बात कर रहा हूँ,
इसको हम स्टिक डांस के नाम से भी जानते हैं। तो दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग चिट्ठाराई फेस्टिवल जो आपको यहाँ पे जानने चाहिए थे। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। बाकी कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था पांथानाल वेटलैंड्स के रिगार्डिंग, आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब भी दिया है। देखो जब मैं बात करता हूँ पांथानाल वेटलैंड्स की, तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे 3 कंट्रीज की बात हो रही है। मोस्ट ऑफ द पोर्शन इज इन ब्राज़ील, बट थोड़ा-सा पार्ट इसका बोलिविया एंड पैराग्वे के अंदर भी आ जाता है। अब आप पूछ लेंगे इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? देखो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड इसको माना जाता है एंड ऐसा देखा गया है कि ये काफ़ी हद तक कोलैप्स हो रहा है। तो साउथ अमेरिका का इतना बड़ा वेटलैंड कहीं न कहीं कोलैप्स हो रहा है। अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ किस तरह से एनवायरनमेंट को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं। अब आज का आपका होमवर्क रहेगा आईएमईसी के बारे में, आप बताओगे ये आखिर है क्या? ठीक है ना? कब इसको साइन किया गया था? ये सारी चीज़ें आप इसके रिगार्डिंग मुझे नीचे कमेंट्स में बताओगे। इसी तरह से आपका आज का ट्रू फॉल्स का होमवर्क कुछ मैं आपको दे रहा हूँ, जो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में ट्रू और फॉल्स के माध्यम से नीचे बता सकते हो। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। जब मैं बात करता हूँ बम्बी बकेट ऑपरेशन की, तो ये बात अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है कि कैसे आप कहीं न कहीं हेलीकॉप्टर के माध्यम से पानी को रिलीज़ करते हो। डेंगू आपका बैक्टीरिया से नहीं, आपका वायरस से कॉज़ होता है, तो सेकंड आपका गलत हो जाएगा। सेक्शन 53 आरपी एक्ट की बात करें, तो बिल्कुल अनकंटेस्टेड इलेक्शंस के रिगार्डिंग प्रोसीजर को ये डील करता है, तो थर्ड आपका बिल्कुल ठीक है। एमसीक्यूज़ की बात करें तो 2 होमवर्क आपको मैं दे रहा हूँ। पहला एमसीक्यू ये रहेगा आपका पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, तो इसका आंसर मुझे आप बता सकते हो। दूसरा आपका रहेगा पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, इसका आंसर भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था नीर और रीर के रिगार्डिंग, राइट? देखो एक्चुअल में होता क्या है ना, बहुत ही सिंपल मैं आपको बेसिक्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो अगर आप ये बोलते हो कि सर पहले $1 इक्वल टू 60 था, अब $1 इक्वल टू 80 हो गया। अब यहाँ पर आप बोल दोगे सर रुपया डेप्रिशिएट हुआ है, रुपया कमज़ोर हुआ है। पर आप नोटिस कर रहे हो कि जो रुपये का आपने डेप्रिशिएशन को डिफाइन किया, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक करेंसी के हिसाब से बोल दिया कि डॉलर के मुकाबले रुपया डेप्रिशिएट हो गया। पर आप नोटिस कर रहे हो, हम तो बहुत सारी करेंसीज़ भी है हमारे पास, जैसे डॉलर हो गया, आपका पाउंड हो गया, ठीक है ना? रेनमिन हो गया, युआन हो गया, इस तरह से बहुत सारी करेंसीज़ हैं। तो उनके मुकाबले भी क्या हम कमज़ोर हुए हैं? ये बात नहीं पता। हमने सिर्फ़ एक करेंसी को देख के ये चीज़ बोल दी कि रुपया कमज़ोर हुआ है। पर हो सकता है बाकी और करेंसीज़ के साथ हम कहीं न कहीं मजबूत हुए हों। तो एक्चुअल में नीर और रीर के अंदर पता क्या किया जाता है? हम यहाँ पर एक बास्केट ले लेते हैं करेंसीज़ की, ठीक है ना? कि रुपए का जो वैल्यू है, जैसे $1 इक्वल टू 80 है ना, 80 रुपीज़ है, तो हम देखेंगे 1 रुपी क्या हुआ? 1/80 डॉलर। इन अ सिमिलर मैनर 1 रुपी की हम वैल्यू देखेंगे, लेट्स से आपके यूरो के अंदर देख लिया कि वो वैल्यू कितनी आएगी। इस तरह से ना हम डिफरेंट डिफरेंट करेंसी के साथ रुपये की वैल्यू को कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है? और उनकी हर किसी की इंपॉर्टेंस भी अलग-अलग होगी। जैसे मान लो हम यूएस के साथ ज़्यादा ट्रेड करते हैं, तो उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस, यूरो के साथ कम करते हैं तो उसकी कम इंपॉर्टेंस। तो इसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से जब हम इसको बनाएँगे एंड इनको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे पास ना रुपए की एक्चुअल में वैल्यू पता लगेगी, और वो वैल्यू डॉलर की टर्म्स में नहीं होगी, वो वैल्यू होगी इन सभी करेंसीज की टर्म्स के अंदर। तो अब हमें रुपया पता लग जाएगा कि रुपए की वैल्यू एक्चुअल में ये है। कल को ये वैल्यू ऊपर जाती है या नीचे जाती है, अकॉर्डिंगली हमें पता लग पाएगा कि रुपया कमजोर हो रहा है या रुपया मजबूत हो रहा है। तो इस तरह से इस चीज को बोलते हैं हम नीर। तो यानी कि अगर नीर बढ़ता है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि रुपया मजबूत हो रहा है। रुपया मजबूत होने का मतलब रुपया एप्रिशिएट हो रहा है। जो रीर होता है वो भी सेम ही कॉन्सेप्ट है रीर की तरह ही, बस फर्क ये रहता है कि रीर के केस में हम इन्फ्लेशन को भी अकाउंट में ले आते हैं। रीर बढ़ेगा, इसका मतलब भी वही है कि रुपया एप्रिशिएट हो रहा है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि रीर के बढ़ने से ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव होती है, बताओ अगर रुपया मजबूत हो रहा है तो क्या हमें ट्रेड में बेहतरी होगी? क्या हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे? नहीं। जब आपका रुपया नीचे गिरता है तब एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। तो सेकंड गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि नीर और रीर में ज्यादा अगर डाइवर्जेंस आती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन में बदलाव है। आंसर इज यस, तो इसलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3। दूसरा आपको होमवर्क दिया था कुछ साइकिल्स के बारे में, ठीक है? आई होप आपने, मैंने आपको बोला था कि आपने स्टैटिक पार्ट रिवाइज कर लेना। दरअसल में इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी फॉस्फोरस साइकिल। यहाँ पर आप पिक्चर में देख भी सकते हो कि कैसे फॉस्फोरस साइकिल के अंतर्गत ये सारी चीजें होती हैं, जहां पर वेदरिंग ऑफ रॉक्स जो होता है वो मेन सोर्स रहता है आपके न्यूट्रिएंट्स के रिलीज होने का, ठीक है? तो ये आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अपनी प्रेपरेशन को आप भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।